हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज है। इसमें हम लोग क्लास 7 के सारे एनसीईआरटी प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर से जो भी चैप्टर आपके आएंगे, जो भी लेसन होगा उससे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, ताकि आपको कोई भी लेसन छूटे नहीं और ज़्यादा प्रश्न मिक्स नहीं हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए पहला जो चैप्टर 7 क्लास का, उसका नाम है पादपों में पोषण। ठीक है, इस चैप्टर को ध्यान रखिएगा। क्या नाम है चैप्टर का? पादपों में पोषण। तो हम लोग पहले उसी करने वाले हैं, पादपों के पोषण, पादपों में पोषण इसी करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, पहला प्रश्न जो है, पहला कथन जो है, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी या ऑटोट्रोप कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड कथन है, जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी या हेटेरोट्रोफ कहते हैं। ठीक है, अब नीचे कुछ क्वेश्चन वो ऑप्शन दिए हैं, कूट दिए गए हैं। ओके, देखिए पहला है, कौन सा सही है? केवल एक सही है, या फिर केवल दो होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना तो दो। देखिए इसका सही जवाब जो होगा वो एक ऑटोट्रोप, जो कि अपना भोजन खुद संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषी, और दूसरे पादपों के द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए उपयुक्त दोनों कथन सही है। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें विषमपोषी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है पत्ता, तना, जड़ या शाखा। ठीक है, सही जवाब कौन सा है? केवल एक, केवल दो, या केवल एक और चार, या केवल 3 और 4। ओके, तो याद रखिएगा, पत्ता जो होता है उसे पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी खाना बनता है पेड़ में वो पत्ते में ही बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण मुख्यतः पत्तियों द्वारा होता है, इसलिए पत्तियाँ पादपों की खाद्य फैक्ट्री कही जाती है। ठीक है, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा वाहिकाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। किसके माध्यम से? याद रखिएगा, वाहिकाओं के माध्यम से। ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल। ठीक है, ऑप्शन देखे जाए, देखिए इसमें पूछा है कि 1 और 2 सही है, 1 2 3 को सही है, या 3 और 4 सही है, या 1 2 3 4 चारों को चारों सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन चारों। ठीक है, देखिए ओके, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। पादपों में हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, हरा वर्णक क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। ठीक है, दूसरा है, पौधे इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में करते हैं। यह खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। और आगे, सूर्य प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य हिस्सा है, जिससे सभी जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन तथा भोजन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो चारों को चारों सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है, और पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब की बात हो रही है। ठीक है, तो सही जवाब होगा केवल एक, कि सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। ऑप्शन 2, या फिर पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, या फिर 1 और 2 दोनों सही है, या ना तो 1 ना तो 2। तो याद रखिए इसका सही जवाब होगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी सही होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसको पढ़ते हैं। देखिए कथन एक सही है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दोनों बनता है, ठीक है, ऑक्सीजन का हम लोग उपयोग करते हैं। सेकंड है, पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तना, हरी शाखा में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, या सेकंड कथन है पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब है केवल एक सही है या केवल 2 सही है या 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो याद रखिएगा केवल 2 सही है, सेकंड जो है कथन वही सही है, क्योंकि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ पादप हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए कथन एक गलत है क्योंकि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसलिए वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। जैसे अमरबेल, अमरबेल जो है दूसरे पेड़ पर आश्रित होती है, ठीक है। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पादप स्वपोषी कहलाते हैं, जबकि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते उसे विषमपोषी कहते हैं, ठीक है। विषमपोषी पादप भोजन के लिए जिन पादपों पर निर्भर होते हैं वे पादप परपोषी होस्ट कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आगे का एक्सप्लेनेशन है कि मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, करके मृदा में निर्मुक्त करते हैं, जिससे पादप जड़ों की सहायता से जल के साथ अवशोषित कर लेती है, ठीक है। इसलिए कथन 2 सही है, जड़ के माध्यम से पेड़ पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है, ठीक है। ऑप्शन है अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या गुलाब। सही जवाब घटपर्णी। घटपर्णी जो होती है वो कीटों का भक्षण करती है, कीटों को खाती है, ठीक है, कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसे पादप कीटभक्षी इंसेक्टिवोरस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप, सैंड्री कीटभक्षी पादप के उदाहरण हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2 कथन दे रखा है, वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। यह देखिए सेकंड कथन दे रखा है, वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृत जीवी सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, 1 या 2 दोनों, या फिर कोई नहीं। देखिए दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उपयुक्त दोनों कथन सही है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करना मृत जीवी पोषण कहलाता है। कवक मृत जीवी पोषण का उदाहरण है। कवकों की पोषण प्रणाली भिन्न प्रकार की होती है, ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे ये विलेन के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। कवक इस विलेन को भोजन के रूप में अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का दोनों कथन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है देखिए निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है, ठीक है। शैवाल कवक, शैवाल जीवाणु, कवक जीवाणु, पादप जीवाणु। ऑप्शन दे रखा है 1 और 3 सही है, 1, 2, 3 सही है, 1 और 4 सही है, ये 2, 3, 4 सही है, ठीक है। तो सही जवाब जो होगा इसका वो होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, शैवाल और कवक, ठीक है। देखिए शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है जिसे लाइकेन कहते हैं, ठीक है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को दे देता है, ठीक है। तो शैवाल और कवक में सहजीवी संबंध होता है। आगे देखिए, पादप और राइजोबियम जीवाणु भी सहजीवी संबंध का उदाहरण है।
ये जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, किंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले पादप इन जीवाणुओं को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण बोले तो पादप और राइजोबियम जीवाणु भी सहजीवी संबंध बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पादपों के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? ठीक है, मूल रोम, पर्णशिराएं, रंध्र या बाह्यदल? तो सही जवाब होगा रंध्र, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। देखिए, पादपों की सतह, पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश करती है। ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। किसके द्वारा घिरे होते हैं? द्वार कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, तो यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? सही जवाब पूछा है। देखिए, ए में दे रखा है 1, 3 और 4, बी में दे रखा है 1, 2 और 3, सी में दे रखा है 1, 4 और 5, या डी में दे रखा है 3, 4 और 5। ठीक है, तो सही जवाब होगा बी, 1, 2 और 3। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए, दालों की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, कारण दे रखा है क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है कथन का कारण। अगला है, कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं है। सी दे रखा है कारण कथन सही है, और डी दे रखा कथन और कारण दोनों गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते बढ़ते हैं सही जवाब की तरफ। देखिए, सही जवाब है ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही एक्सप्लेनेशन है, सही व्याख्या है। देखिए क्या दे रखा है, अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? राइजोबियम, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, किसमें? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये जीवाणु चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणुओं को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं तथा इनमें सहजीवी संबंध भी बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 1 जिसको हम लोग कंप्लीट किए। आगे बढ़ते हैं प्राणियों में पोषण। ठीक है, प्राणियों में पोषण जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 7 का चैप्टर 2 है, और ये जो है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। स्टार फिश यानी कि तारा मछली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन, इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। ठीक है, सेकंड है, भक्षण के लिए कवच खोलने के बाद अपने मुख से अमाशय बाहर निकलती है तथा जंतुओं के कोमल भाग को खाती है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। देखिए, इसका आहार जो है जो इसे खाना होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं, और दूसरा है कि भक्षण के लिए कवच खोलने के बाद मुख से अमाशय बाहर आता है और जंतु कोमल भाग को खा जाती है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, बढ़ते एक्सप्लेनेशन की तरफ। तारा मछली भोजन को सीधे अमाशय में ही ग्रहण करती है या कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है? ठीक है, सीधे याद रखिएगा, सीधे अमाशय में ही ग्रहण करती है भोजन को। ओके, याद रखिएगा यहाँ पे कवच खोलने के बाद अपने मुख से अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु कोमल भाग को खाती है, अमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचते रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक है। ठीक है, सेकंड है, अमाशय के आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र और आहार नाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती है। सही जवाब होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2,
देखिए यहाँ पे कौन सा कथन असत्य बोला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे असत्य बोला है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों गलत है, या ना तो एक ना तो दो। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत है, क्योंकि जो पाचक रस होती है वो जटिल को सरल बनाता है, ना कि सरल को जटिल, ठीक है। तो केवल एक सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है। कथन 1 असत्य है क्योंकि पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल बनाता है। आहारनाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ओके, आमाशय के आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहारनाल से संबंध ग्रंथियां पाचक रस स्रवित करती है जो भोजन में सहायक होते हैं। अतः कथन 2 सही है, ठीक है। केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है, कथन 2 सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। पहला, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत पीत रस स्रवित नहीं करता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके आगे का ऑप्शन क्या दे रखा है। देखिए अगला है, पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा सही होगा। केवल 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3। देखिए याद रखिए, इसका सही होगा 1 और 3, ठीक है। कथन 2 गलत है क्योंकि यकृत पीत रस का स्रवण करता है, ठीक है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। अन्य दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर कथन 1 और कथन 3 सही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ठीक है। देखिए, रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला, रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। बाद में जंतु से छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है और इसे चबाता है, जिसे रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। तो कौन कौन सा सही है। देखिए पहला चीज़ सही है कि रूमेनेंट में जो आमाशय होता है वो 4 भाग में बटा होता है। दूसरा है रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, ये भी सही है। और तीसरा भी सही है कि बाद में जंतु क्या करते हैं, इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाते हैं और चबाते हैं, जिसे जुगाली करना भी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपयुक्त सभी कथन सही है। घास खाने वाले जंतु वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन अर्थात प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कर्ड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाते हैं और इसे चबाते रहते हैं। इस प्रक्रम को जुगाली करना या रोमंथन कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट का अथवा रोमंथी कहलाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अनेक जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, इसी कारण ये घास नहीं खा सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे जंतु जो होते हैं जिनके पास सेलुलोज को पचाने सेलुलोज नहीं होता, सेलुलोज का पाचन जो नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मानव, शेर, ठीक है, बाघ, ये सब सेलुलोज को पाचन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये घास नहीं खा सकते हैं। ठीक है, रूमिनेंट में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच थैलोनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंशनाल कहते हैं। ठीक है, भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है, जो मनुष्यों के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अंशनाल जो होता है मनुष्य के पास नहीं होता है। ठीक है, जिसके चलते हम लोग जो घास होता है उसको नहीं पचा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है, पहला कथन। दूसरा है, अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है, कथन 3 है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। अब सवाल है, केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, केवल 3 सही है, 1 2 3, तीनों को तीनों सही है। तो देखते हैं, सही जवाब की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सही जवाब होगा 1 2 3, तीनों को तीनों सही है। अमीबा के संबंध में उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। यह जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय सिंगल सेल एनिमल है। ठीक है, जो अपने आकृति एवं स्थिति निरंतर बदलता रहता है। इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ वैक्यूलस उपस्थित होती है। ठीक है, तो तीनों को तीनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
देखिए मिलान है, मिलान को हम स्किप करते हैं, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा महत्वपूर्ण खाद्य संघटक है। इनका पाचन जंतुओं के शरीर में इसी रूप में होता है। अब सही जवाब कौन सा है? केवल एक सही है कथन, केवल दो कथन सही है, केवल एक और दो दोनों सही है, या कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर केवल कथन एक सही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा महत्वपूर्ण खाद्य संघटक है, ठीक है। इनका पोषण जंतुओं के इसी रूप में नहीं होता है। देखिए उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए व्याख्या। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि हमारे भोजन के महत्वपूर्ण संघटक है, परंतु इनका पाचन हमारे शरीर में इस रूप में ना होकर छोटे छोटे अवयव के रूप में होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में, वसा का पाचन अम्ल या ग्लिसरॉल के रूप में, और प्रोटीन का पाचन एमिनो एसिड के रूप में होता है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोटीन हम लोग नहीं पचा सकते हैं, उसको एमिनो एसिड में बदलते हैं। वसा को पचाने के लिए उसको अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए हम लोग ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, ग्लूकोज के रूप में बदल के उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा, प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो कौन कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल एक, दो, एक, तीन और सभी कथन। ठीक है, यहाँ पे तीनों कथन सही है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है सरल शर्करा के रूप में जैसे ग्लूकोज में बदल जाता है। वसा जो है अम्ल, वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल जाता है। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में बदल जाता है। तो सभी कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। देखिए, छोटी आंत में पाचन पाचन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव करती है। इसके अतिरिक्त इनकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं, ठीक है। छोटी आंत में जो पाचन होता है वो पाचन का एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को प्रक्रिया करता है, इनको सरल रूप में परिवर्तित करता है, ठीक है, अग्नाशय रस, ठीक है। आंशिक रूप से बचा भोजन छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत रस भोजन क्रिया को पूर्ण करता है। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज, वसा वसा अम्ल या ग्लिसरॉल और प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इतना ही था फ्रेंड। आगे का चैप्टर जो है रेशों से वस्त्र तक, ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। इसी टाइप के और भी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।